नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 11th जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेम सेक्स मैरिज के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो बर्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है पूरी कंट्री में, उसके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी कृष्णा रेड्डी कमेटी के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा ऑटोनॉमी इन असम से रिलेटेड, एक डिमांड उठ रही है असम में ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होगा शेड्यूल 10 से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर हम कंटेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या है, 2018 में क्या हुआ था, एक सेक्शन हुआ करता था इंडियन पीनल कोड के अंदर बाय सेक्शन 377। इस सेक्शन में क्या था कि अगर दो सेम सेक्स के लोग, ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 फीमेल या फिर फॉर 2 मेल एक साथ अगर पाए जाते हैं, किसी प्रकार के रोमांटिक रिलेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पनिशेबल हुआ करता था बाय लॉ, ठीक है। बट 2018 में क्या किया गया, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट यहां पर मैरिज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि अगर दो सेम सेक्स के कपल मैरिज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया था, कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। और यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी थी कि गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई लॉ लेकर आएगा इससे रिलेटेड। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई लॉ इसके लिए लेकर नहीं आया। अब क्या हुआ है, एक पिटीशन फाइल की गई थी, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। एक्चुअली में 3 पिटीशन फाइल की गई थी, ठीक है। एक पिटीशन फाइल की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जो क्या चाहता था, रिकॉग्नाइज किया जाए सेम सेक्स मैरिज को अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑलराइट। एक और पिटीशन फाइल की गई थी 2 वुमेन्स के द्वारा जिन्होंने शादी की थी और वो शादी करना चाहते थे और अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना चाहते थे। और एक और पिटीशन फाइल की गई थी 2 मैन के द्वारा जो कहां से, यूएसए गए थे, यूएसए से शादी करके वो वापस आए थे और वो किसके अकॉर्डिंग अपनी मैरिज को रजिस्टर करना चाहते थे अंडर फॉरेन मैरिज एक्ट। लेकिन इन दोनों ही केसेस में उनकी मैरिज को रजिस्टर नहीं किया गया, यानी कि उनकी मैरिज अभी भी लीगलाइज नहीं हुई है। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को लास्ट चांस दिया है कि आप कोई एक्ट वगैरह या फिर कोई लॉ इसके ऊपर बनाएं, अन्यथा अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर हम ही खुद से जजमेंट दे देंगे, ठीक है। तो अभी ये पूरा मैटर है, छोटा सा आर्टिकल था, आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली पूरी कंट्री में बर्ड फ्लू फैल रहा है। रिसेंटली गुजरात में, लेटेस्ट गुजरात में इसको रिकॉर्ड किया गया, इससे पहले केरला में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में काफ़ी जगह बर्ड फ्लू के इंसिडेंट देखने को मिले। इस बर्ड फ्लू के कारण क्या हुआ है, बहुत सारी जो बर्ड्स हैं हमारी, उनकी डेथ हो गई है। मेनली जो क्रोज हैं, ऑलराइट, उसके साथ साथ पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं वो, और सबसे ज़्यादा हार्म हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स को, ठीक है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स जो क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा हार्म हुआ है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई है इस बर्ड फ्लू के कारण, ठीक है। इस बर्ड फ्लू के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। बर्ड फ्लू जो है वो किस प्रकार का एक वायरल इन्फेक्शन है जो सिर्फ बर्ड्स में पाया जाता है, ऑलराइट, ठीक है। इसके 2 ऐसे स्टेन हैं, ऐसे तो उसके बहुत सारे स्ट्रेन है, यानी कि इस जो वायरस है, वायरल जिसके कारण ये बर्ड फ्लू फैलता है, उसके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। बट में से 2 जो मेजर हैं, एक है आपका H5N1 और एक है H791। ये जो 2 स्ट्रेन हैं ये क्या होते हैं, ये बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक बर्ड को हुआ है तो उस बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं ये 2 बर्ड फ्लू के स्ट्रेन। अगर आपने भी कभी किसी बर्ड के आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है, ये दोनों इस प्रकार के स्ट्रेन, और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट टाइम इस प्रकार का जो वायरस है बर्ड फ्लू है वो गीस में चाइना में रिकॉर्ड किया गया था 1996 में, ठीक है। रिसेंटली इंडिया में ये जो बर्ड फ्लू फैला है यहां पर कौन कौन से स्ट्रेन रिकॉर्ड किए गए हैं, तो H5N8 और H5N1, ठीक है। ये H5N1 ये सेम वाला है जो कि ह्यूमन में भी फैल सकता है। तो जो भी कोई नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर आप चिकन वगैरह खाते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये बर्ड से ह्यूमन में आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा डेडली ये हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो H5N1 ये वायरस जो है वो ह्यूमंस में फैल जाता है, ठीक है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। ऑलराइट यार, कि अगर आपको एक बार हो गया किसी बर्ड के कांटेक्ट में आए लेकिन आपसे फिर किसी और ह्यूमन को इसके इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेन को, इस इन्फेक्शन को रिकॉर्ड किया गया था हांगकांग में 1997 में। एक्चुअली में इंडिया में जो है इसके चांसेस कम है, H5N1 वायरस के चांसेस कम है कि ये ह्यूमन में फैले, क्योंकि क्या है ना, ये 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑलराइट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहां पर जो मीट खाया जाता है, जो चिकन वगैरह खाया जाता है वहां पर, वो थोड़ा सा रॉ खाया जाता है, वो लोग उसको उतना ज़्यादा हीट नहीं करते, उतना ज़्यादा बॉयल नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में जो भी चिकन वगैरह जो बनता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही बनता है, जिस टेम्परेचर पर ये जो स्टेन है ये सर्वाइव नहीं कर सकता। बट स्टिल प्रिकॉशन के लिए अभी फिलहाल चिकन वगैरह आप ना खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट से। साउथ एशिया यानी कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना पूरा है उसको साउथ एशिया के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, चाइना ने 3rd साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। ये मीट जो है ऑर्गेनाइज की गई है फॉर कॉर्पोरेशन ऑन फाइटिंग कोविड-19 से, ठीक है, और इसमें और भी अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, पॉवर्टी से रिलेटेड इकोनॉमिक एजेंडाज यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो ये जो 3rd मीट है वो जनवरी 6 को वर्चुअली हेल्ड की गई है, ठीक है। ये 3rd मीट थी, इससे पहले 2 मीट और हो चुकी हैं। जो फर्स्ट टाइम इस प्रकार की मीट ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, तो पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। 2nd मीट में चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था। 3rd मीट जो रिसेंटली हुई है उसमें पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान और नेपाल ने इन तीनों ही डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यहां पर क्या बात की गई है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है टूवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक इस कॉरिडोर को लेके जाना है। ये कॉरिडोर है क्या, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है पाकिस्तान में बाय चाइना। चाइना क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश कर रहा है पाकिस्तान में। अब इस प्रोजेक्ट को वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अफगानिस्तान तक। साथ ही साथ ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। और उसके साथ साथ द 4 कंट्री वर कनेक्टेड बाय माउंटेन्स एंड रिवर, ठीक है, माउंटेन्स और रिवर से भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है इन चारों कंट्रीज को। कौन कौन सी, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है जी कृष्णन रेड्डी कमेटी से रिलेटेड, ठीक है। रिसेंटली इस कमेटी को फॉर्म किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस कमेटी का मकसद क्या होने वाला है, तो इस कमेटी का मकसद होने वाला है टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड द लैंड ऑफ लद्दाख एंड इंश्योर सिटीजन्स पार्टीशन इन द यूनियन टेरिटरीज डेवलपमेंट, ठीक है। इस कमेटी को हेड किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, जो जिनका नाम है जी कृष्णा रेड्डी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इस कमेटी का हेड कौन है, जी कृष्णा रेड्डी का काम क्या है, मोटिव क्या है, ठीक है। यहां पे जो मेंबर्स होने वाले हैं तो इसमें मेंबर्स आएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहां पे मेंबर्स आएंगे और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहां पर मेंबर्स आएंगे, ठीक है। 10 मेंबर का डेलीगेशन फॉर्म किया जाएगा फ्रॉम लद्दाख हु एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन असम से। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन असम का क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पर एक ग्रुप पाया जा रहा है असम के अंदर ही जिसका नाम है कबरी
एंगलोंग रीजन, ठीक है ना, इस रीजन के लोग क्या चाहते हैं कि हम सेपरेट हो जाए, हमें खुद का एक ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए, ठीक है, अंडर आर्टिकल 244A। इस आर्टिकल 244A के अंडर हमें अलग से एक सेपरेट स्टेट दिया जाए, असम से हमें अलग कर दिया जाए, ठीक है। ये जो डिमांड है ये 1986 से ही लगातार उठ रही है, ठीक है। इस पूरे रीजन को अभी एडमिनिस्टर किया जाता है दो ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा। एक का नाम है गर्बी एंगलोंग और है नॉर्थ चाचर हिल्स। ये दो ऑटोनोमस काउंसिल हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहां पर रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहां पर कंट्रोल रखा जाता है। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक अलग से सेपरेट रीजन बना दिया जाए, एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। ऑलराइट, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे शेड्यूल हैं जो कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। पहला शेड्यूल है शेड्यूल 5, दूसरा है शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 के अंदर इंडिया में बाकी के सारे स्टेट आते हैं, सारे के सारे स्टेट जो हैं 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, जहां पर भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन पाई जाती है, एक्सेप्ट फॉर स्टेट। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि इन 4 स्टेट को छोड़कर बाकी के वो सारे स्टेट जहां पर भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन पाई जाती है उन्हें शेड्यूल 5 में रखा जाता है। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जहां पर भी होगी उसे शेड्यूल 5 में रख दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट को शेड्यूल 5 में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। एट प्रेजेंट 10 वो स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 5 में इन्वॉल्व किए गए हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 10 स्टेट हैं जिन्हें कहां पर इन्वॉल्व किया गया है? तो शेड्यूल 5 में। नाम याद रख लीजिए इन 10 के 10 स्टेट का: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6th शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी के जो 4 स्टेट बच गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो शेड्यूल 6 में रखा गया है। ऑलराइट, ठीक है। अब आर्टिकल 244 को डिस्कस करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये भी ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 244 में क्या होता है? इन एरियाज को, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एरिया प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है और उसको शेड्यूल 5 में रखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो सारे के सारे स्टेट हैं, जो 10 स्टेट हैं आपके, इन 10 स्टेट को शेड्यूल 5 में ऐड किया गया है बाय यूजिंग आर्टिकल 244, ठीक है। आर्टिकल 244A क्या बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है कि कोई भी ऐसा एरिया जो क्या है शेड्यूल ट्राइब रीजन में आता है, यहां पर जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब है, उसे क्या किया जा सकता है? ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। यहां पर क्या हो सकती है? लोकल लेजिस्लेचर हो सकती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकती है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि अलग से एक स्टेट का दर्जा आपको मिल जाएगा अंडर आर्टिकल 244A। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या कंटेस्ट है? क्या हुआ था? आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, जहां पर क्या हुआ था, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दिया? अपनी पार्टी से रिजाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी यहां पर, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ 2020 में, ठीक है ना, मार्च 2020 तक क्या थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने अपनी पार्टी से रिजाइन दे दिया और उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनको भी कुछ पर्सनल बेनिफिट दिए जाने चाहिए, तो बीजेपी ने उनको मिनिस्ट्री की पोस्ट दे दी, मिनिस्टर वगैरह बना दिया गया उन एमएलएज को, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट एक पीआईएल फाइल की गई थी, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट सुनाने वाला है, ठीक है। ये पीआईएल क्यों फाइल की गई है? कि ऐसे मेंबर्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, अपनी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, ऑलराइट, उन्हें क्या कर दिया जाए? उन्हें इस टर्म के लिए, यानी कि ये 5 सालों के लिए, 2018 में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो 2023 तक उन्हें हटा दिया जाए। कहां से? उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है, इससे रिलेटेड पीआईएल फाइल की गई है। पेटिशनर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं? पेटिशनर ने यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को, आर्टिकल 172 को। यहां पर क्या बोला जाता है? यहां पर बोला गया है कि once a member of house disqualified under the 10th schedule, he or she cannot be permitted to contest again during the term। उस टर्म के दौरान उसे कंटेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल 191 सेक्शन ए। If a seat felt vacant due to disqualification, then the particular disqualified member of the house has to incur disability under Article 191, Section A, subsection E of the Constitution and be debarred from being chosen again during the term of which he shall be elected। ऑलराइट, यानी कि कुल मिलाकर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आर्टिकल 172 और आर्टिकल 191 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस कर चुके हैं हम 172 और आर्टिकल 191। अब 10th शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 10th शेड्यूल किस चीज से डील करता है? तो ये डील करता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, इस शेड्यूल को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाय एन अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। पहले ये इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, इसको ऐड क्यों किया गया? क्योंकि उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो क्या कर रहे थे, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी की पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। बहुत सारी सरकारें स्टेट्स में गिर जा रही थी। ठीक है, इस एक्टिविटी के कारण। तो लोगों को रोकने के लिए कि आप जिस पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए इस एक्ट को लेके आया गया था। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक व्यक्ति को अंडर शेड्यूल 10? अगर वो वॉलेंट्री अपनी, एक बार मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, बीजेपी से एमएलए बन जाता है। ठीक है, चुना जाता है, एमएलए बन जाता है, या फिर वो एमपी बन जाता है। एमएलए या फिर एमपी दोनों के लिए ये कानून लागू होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्शन के बाद जब वो इलेक्शन जीत जाता है, एमएलए बन जाता है वो या फिर एमपी बन जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है। तब उसके ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लग जाएगा। या फिर वो अपनी पार्टी से परमिशन लिए बिना, 15 डेज की परमिशन लिए बिना क्या करता है, या तो वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग करता है, ऑलराइट, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो उसकी पार्टी की गाइडलाइंस की अगेंस्ट है, तब भी उसके ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लगा दिया जा सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। या फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो इलेक्ट हुआ है एज ए एमएलए और एज ए एमपी, वो क्या करता है, इलेक्शन के बाद चुने जाने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। और अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर, आपको पता होगा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस भी जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 मंथ आफ्टर ही बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तब उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है मर्जर के लिए। अगर दो पार्टीज का मर्जर होता है और मर्जर में 2/3 से ज्यादा मेंबर क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। उसके साथ साथ ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आने से रोकता है। ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर क्या करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑलराइट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो क्या करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है, तब उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। एक बहुत फेमस केस है इस एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, जो कि था किहोतो होलाहन केस 1993 में। इस केस में क्या बताया गया था, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका जजमेंट फाइनल नहीं होगा, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू लागू किया जा सकता है। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। ठीक है। तो सर्टेन केसेस में वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सकता है अगर वो मालाफाइड इंटेंशन के अंदर आता है। ठीक है।
आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना टाइम ले सकता है कि किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट का बाउंडेशन नहीं है। सो गाइज, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आया है। अगर आपको विजुअल एक्टर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।